बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जी आपको चैनल पे एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जी विदाउट टाइम वेस्ट किए आइए डिस्कस करते हैं कि जो आपने सोशल मीडिया पे देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब जो डिस्कस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर पे होगा और एआई उसके पीछे होगी। अब आइए इसमें हम समझते हैं कि इसके पीछे सिस्टम क्या है। इस एग्ज़ामिनेशन के पीछे क्या सिस्टम है, ये किस तरह से काम करेगा और किस तरह से इस एग्ज़ाम को वो लोग कंडक्ट करना जा रहे हैं। अब उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया डेटा बैंक। तो ये डेटा बैंक क्या है? डेटा बैंक हमारे साथ क्या है? और किस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पीछे इस डेटा बैंक से आपको सवालात देगा? आखिरकार इस एग्ज़ाम सिस्टम के पीछे सेटअप क्या है? और हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका क्या स्मार्ट मूव होना चाहिए? आप किस तरह से अपना एक स्ट्रेटजी बनाएँगे और किस तरह से आप आगे मूव करेंगे? तो आइए इस कंप्लीट सिस्टम को समझते हैं कि इस एग्ज़ाम सिस्टम के पीछे क्या सिस्टम है। आपने सोशल मीडिया पे छोटी चिड़िया की जो पेज है बायज़ीद खान खरवड़ी साहब ने आज एक वीडियो अपलोड किया था सेक्रेटरी फाइनेंस साहब के साथ। उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था। आइए थोड़ा-सा इसको समझते हैं ताकि आपके लिए परेशानी ना हो कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास डेटा बैंक है। अब ये डेटा बैंक क्या है और ये किस तरह से ये काम करेगा? अब बेसिकली एक डेटा बैंक किस तरह होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस होता है उनके पास। क्या होता है उनके पास क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं एग्ज़ामिनेशंस के दौरान, उस क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा बैंक उनके पास होता है। एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि गैदरिंग क्वेश्चंस की उनके पास है। उन्होंने एक डेटाबेस उनके पास मौजूद है जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा-सा टेक्निकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते कि इस सेटअप में आपको किस तरह से कम टाइम में आप किस तरह से पास हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में और आपका क्या मूव होना चाहिए इसमें थोड़ी-सी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास 5900 प्लस कैंडिडेट्स हैं। अब इन कैंडिडेट्स में से हर किसी के पास एक अलग क्वेश्चन पेपर आएगा, हर किसी का क्वेश्चन पेपर दूसरे से अलग होगा, हर किसी के पास अलग सवालात आएँगे और उन्होंने ये कहा है कि सवालात रिपीट नहीं होंगे। अब ये सवालात अगर रिपीट नहीं होंगे तो किस तरह होंगे, क्या क्या सेटअप होगा? थोड़ा-सा इस चीज़ को आगे समझते हैं। अब इस तरह होता है कि जो डेटा बैंक्स होते हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, मैं ज़रा आपके लिए लिख लेता हूँ इसको भी, जो हमारे साथ डेटा बैंक्स होते हैं, उनमें थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स सपोज़ उन्होंने 50,000 क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब ये 50,000 क्वेश्चंस किस तरह वो लोग सिस्टम को डायरेक्शन देते हैं कि आपने क्या करना है। लेट्स सपोज़ पहले नंबर पे सिस्टम को डायरेक्शन है कि आपने टॉपिक को चूज़ करना है, ठीक। दूसरे नंबर पे उन्होंने सिस्टम को दे दी है कि आपने क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी को चूज़ करना है, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली पीछे उन्होंने एआई लगाया है। सिस्टम पहले आपके लिए टॉपिक चूज़ करेगा, फिर उस टॉपिक की डिफ़िकल्टी को चूज़ करेगा। उसके बाद सिस्टम को उन्होंने असेसमेंट का मेथड भी दे दिया हुआ है कि आपने कौन से लेट्स सपोज़ आप लोग समझदार हैं, आप लोगों ने ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी पढ़ा है। अब टैक्सोनॉमी के अंदर उन्होंने सिस्टम को लेट्स सपोज़ जो उनके पास 50,000 क्वेश्चंस है, 50,000 क्वेश्चंस है या 1,00,000 क्वेश्चंस है, 10,00,000 क्वेश्चंस है। उन्होंने लेट्स सपोज़ उनमें 10,000 रिकॉल वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें 10,000 एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं कि जी अपने नॉलेज को अप्लाई करना और उनमें एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं। अब ये मुख्तलिफ सोहन और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इन 3 क्राइटेरिया को देखेगा। सिस्टम आपके लिए टॉपिक चूज़ करेगा, आपकी डिफ़िकल्टी को चूज़ करेगा। उसके बाद सिस्टम ये चूज़ करेगा कि आया इस शख्स से मुझे किस तरह का सवाल पूछना है। मुझे इससे अ, रिकॉल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, अपने नॉलेज को अप्लाई करने के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं या एक एनालिटिकल सवाल पूछना है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली पीछे डिसाइड करेगा आपके लिए। अब ये सारा चीज़ टेक्निकली किस तरह वो होता है, टेक्निकली ये चीज़ वो सिस्टम को एक कमांड देते हैं कि इसको आपने हर कैंडिडेट के पास आपने अलग-सा क्वेश्चन और अलग अलग डिफ़िकल्टी, अलग रिकॉल, अलग एप्लीकेशन, एनालिसिस जो टाइप है, आपके पास क्वेश्चंस आते जाएँगे।
अब थोड़ा-सा इस चीज़ को समझते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये चीज़ें किस तरह बनती हैं। हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं, अमूमन जो एग्ज़ाम्स आपसे लिए जाते हैं इसमें 2 मॉडल्स होते हैं। पहला जो मॉडल होता है हमारे पास, जिसको लेट्स सपोज़ मैं मॉडल ए का नाम देता हूँ थोड़ी-सी आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग क्या करते हैं, वो आपका सिलेबस लेते हैं, ठीक है? आपके सिलेबस में से वो क्या करवाते हैं, बहुत सारा एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस बनवा लेते हैं। आपके सिलेबस से लेट्स सपोज़ उन्होंने 10,000 एमसीक्यूज़ रेडी करवा लिए। अब उस 10,000 एमसीक्यूज़ को उन्होंने जब रेडी करवाया, उस 10,000 एमसीक्यूज़ को वो स्टोर करेंगे एक डेटा बैंक में या एक क्वेश्चन बैंक में। अब ये उनका क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चंस है। अब पीछे एक सिस्टम लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपके लिए, एआई आपके लिए क्या करेगा, एआई क्वेश्चन को क्या करेगा, रैंडमाइज करेगा, ठीक है? रैंडमाइज करेगा। एआई क्या करेगा आपके लिए, डिफ़िकल्टी को बैलेंस करेगा। इस चीज़ को इधर लिखते हैं, डिफ़िकल्टी को बैलेंस करेगा आपके लिए। उसके बाद एआई आपके लिए क्या करेगा, एआई को उन्होंने ये कमांड दिया हुआ है कि आपने रिपीट नहीं करना है। सॉरी, मैं रिपीट को प्रिवेंट करेगा। अब ज़ाहिर है, रिपीट जब प्रिवेंट होगा तो आप दोस्तों से नहीं पूछ सकते, नहीं समझ सकते कि किस तरह के सवालात आ रहे हैं। ये उस तरह के सवालात नहीं है, ये उस तरह का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने पास्ट पेपर को उठाया और या दोस्त से पूछा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने भी उस तरह के क्वेश्चंस के पीछे भागने की कोशिश की। मैं आपको समझाता हूँ आगे चल के कि आपने किस तरह इस चीज़ को करना है। अब बाज़ जगहों पे क्या करते हैं कि एक दूसरा मॉडल भी वो लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। दूसरा मॉडल वो क्या करते हैं कि मॉडल बी में वो क्या करते हैं, मॉडल बी में कि वो क्या करते हैं कि एक सिस्टम लगाते हैं जिसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, लेट्स सपोज़ उनका क्वेश्चंस बैंक है। अब क्वेश्चंस बैंक उनमें ऑलरेडी सेव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक आपके सिलेबस से होंगे, इस चीज़ को याद रखें, ये आपके सिलेबस से होंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे। इसमें ये क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, सवाल को थोड़ा-सा रिफ्रेश करेगा आपके लिए सवाल को। अब रिफ्रेश का मतलब है वही सवाल आपके दोस्त के लिए आया है, वही सवाल आपके लिए आएगा, मगर उसके अल्फाज और कोई अगर मिसाल वगैरह है उसमें वो तब्दील होकर आएगा, वो चेंज होकर आएगा आपके लिए। अब ये मॉडल बेसिकली अप्लाई कर दिया जाता है। अब इसमें हमारे साथ एक सवाल बनता है कि जी वो कहाँ से सवालात लेंगे? अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सवालात आपके लिए वो बीकॉम की बुक से लेंगे, जो आपके बीकॉम की बुक्स हैं, जो आपका बीबीए है, जो आपके बीबीए का सिलेबस है, यहाँ से आपके लिए सवालात उठाएँगे। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साइट्स हैं, वहाँ से। हाँ, इसके लिए ये हो सकता है कि जो पास्ट पेपर्स गुज़रे हैं, वहाँ से ले लें, लेकिन वहाँ से इस तरह लेंगे। और इसके लिए आपने थोड़ा-सा क्या करना है कि जो पास्ट पेपर्स गुज़रे हैं, उसमें हाँ, पास्ट पेपर्स में आपने ऑडिटर के पेपर्स को देखना है और उसमें आपने अकाउंटेंट के पेपर को देखना है, अकाउंटेंट के पेपर्स को देखना है, सब अकाउंटेंट के पेपर्स को, जो मोस्टली पीपीएससी पे होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे होते हैं। यहाँ मुख्तलिफ कोर्स टेस्ट्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे भी इस चीज़ों को देखना है। इसके अलावा अब लेट्स सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सवालात किस तरह होंगे। सवालात बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस होंगे। अब मेरी इस बात को आपने याद रखना है और इसको भूलना नहीं है। सवालात हमेशा कॉन्सेप्ट बेस होंगे। लेट्स सपोज़ हम क्या करते हैं, कोई एक मिसाल लेते हैं। जी, तो वो आपसे डेप्रिसिएशन के रिलेटेड कोई आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वो एक सिनेरियो बेस्ड सवाल होगा। अब ये चीज़ याद रखना है कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। हो सकता है अगर पूछे, लेकिन इतना लंबा सवालात नहीं पूछते। अब वो आपको एक सीन देगा, एक सिचुएशन देगा
कि एक चीज़ है, इसको आपने बाय किया, इतना टाइम उसको गुज़रा, इस तरह हुआ। अब इसकी ये एक सिनेरियो आपको देगा, केस स्टडी आपको दिया जाएगा, ठीक है? अब केस स्टडी के थ्रू वो आपसे क्वेश्चन करेगा, किसी चीज़ की डेप्रिसिएशन पूछेगा, तो आपने उसको उस चीज़ की डेप्रिसिएशन बतानी है। आगे चलते हैं जी। जी, थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल्स अभी मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरह होगा। अब लेट्स सपोज़ आप टेस्ट पे बैठे हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट हैपेंस टू प्रॉफिट वप अभी एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे अगर पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस टू प्रॉफिट इफ इफ डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ेज़। अब इस सवाल में वो आपको एक सिचुएशन दे रहा है, यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि भई अगर डेप्रिसिएशन हमारी बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, तो हमारी प्रॉफ़िट पे क्या असर पड़ता है? अब लेट्स सपोज़ ये सवाल आपके लिए आया। अब होता क्या है कि यही सवाल हो सकता है आपके दोस्त के पेपर में आए वो, लेकिन वो इस तरह नहीं आएगा, इसका कॉन्सेप्ट आएगा। लेट्स सपोज़ वो हो सकता है पूछे, हाँ, व्हिच मेथड, कौन-सा ऐसा तरीका है, व्हिच मेथड व्हिच मेथड gives या provides, which method gives higher which method gives higher depreciation, ठीक है? अब डेप्रिसिएशन के ओवर द ईयर्स इस तरह कोई वो एक सेंटेंस लगेगा। अब बात डेप्रिसिएशन की हो रही है, अगेन वो आपसे डेप्रिसिएशन को पूछता है। हो सकता है ये सवाल एक तरीके से और भी रिपीट हो जाए। अब इसमें हो सकता है वो एक ब्लैंक स्पेस की सूरत में दे। लेट्स सपोज़ वो आपको देता है कि डेप्रिसिएशन, मैं मुख्तसर लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन इज़ हा, लेट्स सपोज़ यहाँ पे वो कोई ब्लैंक स्पेस दे दे, एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन किस तरह की एक्सपेंस है? डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है? अब कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का है, वो डिफरेंट तरीके से इसको पूछ रहे हैं। हो सकता है आपके दोस्त के पेपर में अगले दिन के पेपर में आए, लेट्स सपोज़, हाँ, अफ़ेक्ट, वो कोई एक मिसाल देगा, कोई सिनेरियो देगा। मैं तो सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सिनेरियोज़ में डालने की। लेट्स सपोज़ वो आपसे पूछे, हाँ, इफ़ेक्ट्स ऑफ या इफ़ेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो आपसे पूछे कि इफ़ेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैश फ्लो, ठीक है? अब हो सकता है वो आपसे ये पूछेगा कि कैश फ्लो पर इफ़ेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैश फ्लो इन एक्स वाई ज़ी कंपनी अगर इस तरह करती है कि फ़लाँ चीज़, तो आपको क्या आएगा? तो इस तरह वो नीचे आपको आंसर देगा, ए देगा, बी देगा, सी देगा। तो आप जो वो इस सिनेरियो को जो मैच करता है क्वेश्चन, आपने उसको टिक मार्क करना है कि फ़लाँ है। आगे चलते हैं जी। जी, तो उम्मीद है कि आप इन एग्ज़ाम्पल की रोशनी में समझ गए होंगे। मैं थोड़ा-सा आपको एक कुछ और मिसालें देता हूँ ताकि आपको चीज़ सही तौर पर समझ आ जाए कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपका टाइम फ़िक्स होगा। जब आपका टाइम फ़िक्स होगा, आपने स्टॉप नहीं कर सकते, आप वक़्फ़ा नहीं ले सकते कि भाई आपने कोई वक़्फ़ा लिया, वक़्फ़ा आप नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, नो लॉन्ग कैलकुलेशंस, आप कोई लंबी कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते, जिस तरह हम कॉमन जो सब्जेक्टिव पेपर्स में करते हैं अकाउंटिंग की। तो पूछा आपसे क्या जाएगा अगर ये सब चीज़ नहीं कर सकते? देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, सबसे पहले वो आपके लॉजिक को टेस्ट करेगा कि आप एक बतौर एक अकाउंटेंट, आपके पास जो अकाउंटेंट की नॉलेज है, उसको एक सिनेरियो में डालते हुए आप एक लॉजिक बना सकते हो या नहीं। वो आपसे लॉजिक बनाने की एक एग्ज़ाम्पल, आपको एक लॉजिक बनाने का एक देगा। एक दूसरी बात, दूसरे वो आपसे रिकॉग्निशन, आपके सामने वो एक सिनेरियो रखेगा, केस स्टडी रखेगा, क्या आप इसको पहचान सकते हैं? आपकी पहचानने की कितनी पावर है? अब किस तरह ये पहचानने वाला, ये लेट्स सपोज़ जो मैंने डेप्रिसिएशन का मिसाल दिया था, कैश फ्लो इज़ अ टाइप, डेप्रिसिएशन इज़ अ टाइप ऑफ, या इस तरह की कैश फ्लो आ रही है, तो वो क्या है? किस टाइप की? तो आप फ़ौरन पहचान जाएँगे। या वो आपको एक एग्ज़ाम्पल देगा कि एक्स वाई ज़ी कंपनी ने एक चीज़ बाय किया है, अब इतने सालों के बाद उसकी वर्थ लेट्स सपोज़ 7000 थी, अब उसकी वर्थ 2000 रह गई है। ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है? तो आप समझेंगे कि ये जी डेप्रिसिएशन की एग्ज़ाम्पल है। तो रिकॉग्निशन के सवालात वो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं।
तो ज़्यादातर ये आपसे इस तरह के सवालात को पूछेगा। अब आइए थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं कि किस तरह लेट्स सपोज़ वो आपसे पूछता है कि जी हाँ, सवाल आता है आपके पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्या डालते हैं हम जी रियल अकाउंट। लेट्स सपोज़ वो आपसे पूछता है। अब ए में वो आपको देता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वही है जिसको हम कहते हैं। बी में आपको लेट्स सपोज़ कैश है। सी में आपको हाँ सैलरीज आपको देता है। और डी में वो आपको कोई हाँ कैपिटल वगैरह देता है, ठीक है। अब इसमें जो वो आपसे पूछ रहे हैं कि रियल अकाउंट हमारे साथ क्या है इसमें से, अब ज़ाहिर आप देखेंगे कि इसमें से रियल हमारे साथ आप अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप फ़ौरन क्लिक करेंगे कि हमारे साथ कैश है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अकाउंट नहीं हो सकता, हमारे पास सैलरीज नहीं हो सकते, हमारे पास कैपिटल नहीं हो सकता। तो कैपिटल क्योंकि मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि यार कैपिटल भी हो सकते हैं, नहीं। तो कैपिटल डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है हमारे साथ, इसलिए कैश हमारे साथ कैश की फॉर्म में, तो इसलिए हमने प्योर जो करीब तरीन ऑप्शन है हमने उस पर क्लिक किया। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से वो आपसे अगर हो सकता है पूछे, लेट्स सपोज कोई एग्जांपल बना के देखते हैं। हाँ, लेट्स सपोज अगर वो आपसे पूछता है कि फिक्स्ड जो हमारे साथ फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ए में वो आपको देगा इंक्रीजेज, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज विद प्रोडक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। डिक्रीजेज विद प्रोडक्शन, ठीक है। सी में हो सकता है वो आपको दे दे हाँ रिमेंस कांस्टेंट, डी में आपको दे दे रिमेंस ज़ीरो। अब इसमें आप इस पे थोड़ा सा सोचिए आप कौन सा क्लिक करेंगे। अब देखिए फिक्स कॉस्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ज़ाहिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब होगी आपके साथ, तो पर यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी विद द प्रोडक्शन, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक मैनेजरियल साइड से एक सवाल लेते हैं। जी, लेट्स सपोज हम तीसरा एक क्वेश्चन बना लेते हैं कंट्रीब्यूशंस के हवाले से। हाँ, अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये थोड़ा सा मैं उसको कंट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, आप कुछ भी अब वो आपको देगा इज़हा, हो सकता है वो एक इस तरह का एक सिनोजी दे दे। इज़ा क्या है? इसमें वो आपको दे सकता है कि सेल्स का सॉरी सेल्स में फिक्स कॉस्ट, ये एक फिक्स कॉस्ट है। या बी में वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ, अगर वो उसके कॉस्ट के रिलेटेड पूछ रहे हैं तो उसमें सेल्स सेल्स में से वो फिर आपसे पूछ सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट है ये। सी में वो आपसे पूछ सकता है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में भी फिक्स कॉस्ट है। डी में आपसे पूछता है कि अगेन अगर वो प्रॉफिट है तो फिक्स कॉस्ट है क्या है। तो चूंकि वो आपसे पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमारे साथ हो रही है, वो अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए, सेल्स के हिसाब से ये एक ज़ाहिर है वेरिएबल है, क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन एक मार्जिन है, वो कभी अप एंड डाउन होता है। तो आप उसको एक वेरिएबल उस पे क्लिक करेंगे, कहाँ था हमारे पास, ये थे वीज़ी। तो इसी तरह मैंने बिज़नेस बिज़नेस साइड से अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एक लेते हैं एक क्वेश्चन, क्या करते हैं जी, इफ़ प्राइस ऑफ इफ़ प्राइस ऑफ नहीं, इफ़ सॉरी मैं आपको इसको दोबारा लिख देता हूँ। इफ़ कॉस्ट प्राइस, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 80, ठीक है, RS 80 या $80, एंड सेल ये सिम प्योर मैनेजरी उस पे बिजनेस, एंड सेल प्राइस इज हम कह सकते हैं 100, कॉस्ट प्राइस इज 80, सेल प्राइस इज 100। तो वो आपसे पूछता है प्रॉफिट इन परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट इन परसेंटेज इज। अब ये बिल्कुल वो बच्चों वाली सवाल है, मैंने आपको हाँ, अब 20%,
बी पे वो आपसे पूछ सकता है 25%, सी पे आपसे पूछ सकता है 15%, डी पे आपसे पूछ सकता है 30%। तो फ़ौरन आप कैलकुलेट करेंगे कि कितनी परसेंट है हमारे साथ। ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ की 80 है तो 100 पे उसको उसको आप सेल करेंगे तो हमारे साथ 25% वो हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएँगे। आगे चलते हैं जी। जी, तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आईआरटी बेस होते हैं। अब आप में से कितनों को ये नॉलेज है, सॉरी मैं आपके लिए कंप्लीट बता देता हूँ आपको। आइटम रिस्पॉन्स इसको कहते हैं आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। हाँ, ये आईएसएसबी के जो टेस्ट आप में से जिन जिन ने दिया है उसको पता होगा। अब इसमें से क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपकी जो डिफ़िकल्टी है जैसे मैंने पहले बताया था, आपकी डिफ़िकल्टी है, आपकी क्वेश्चन का वो टाइप है, उसके बाद आपका गेस प्रोबेबिलिटी है। इस चीज़ को सिस्टम मैच करके क्या करेगा, अगर सबसे पहले आपके सामने एक ईज़ी सवाल आया, आपने उसको जवाब दिया, तो अगला जो सवाल आपके सामने आएगा वो थोड़ा-सा सख्त होगा। थोड़ा-सा थोड़ा-सा आई होगा क्योंकि एक ईज़ी सवाल ये मोस्टली आईसीएसबी में होता है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो आपके टेस्ट में वो आईआरटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, नहीं। जिन जिन जिस फर्म से उन्होंने जिन लोगों से उन्होंने आपका ये टेस्ट बनवाया है वो इस चीज़ को उस पे अप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन बेसिकली टेस्ट में ये चीज़ अप्लाई हो जाता है। अब अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़हन में सवाल आएगा कि यार हमने मेमोराइज़ करना है, चीज़ों को याद करना है या हमने अंदाज़ा लगाना है, जिस तरह तुक्का जिसको हम कहते हैं, या फिर कहीं से हमें क्वेश्चन नहीं, इस तरह नहीं होगा। आपने अपने चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है, आपने लॉजिक बनाना है, लॉजिक समझना है कि वो आपको एक लॉजिक देगा। आपको आपको जल्दी से डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, यानी लॉजिक, डिसीजन मेकिंग। कैसे डिसीजन मेकिंग? जो ऐसा डिसीजन मेकिंग जो आपके लॉजिक पे प्लस आपके नॉलेज पे बेस्ड हो। ये तीन चीज़ें वो आपको इन द लाइट ऑफ अ केस स्टडी देगा कि भाई एक्स वाई जी फर्म या एक्स वाई जी कंपनी में अगर इस तरह होता है तो ये कैश फ्लो इस तरह आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपसे थोड़ा सा एक टाइप क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आपने अपने आप को फास्ट वो करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, मैं आपको आखिर में एक मिसाल देता हूँ, फिर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। शायद वीडियो लंबी हो रही है, आप भी सोचेंगे कि यार रोज़ इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने आपसे कहा था कि लॉजिक, अब लॉजिकल वो आपसे किस तरह पूछेगा। लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। वो आपसे पूछते हैं कि कंपनी, एक कंपनी है। अच्छा जी, वो कंपनी क्या करता है? इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? अब आपने सवाल को समझना है। एक कंपनी क्या कर रही है? एक कंपनी इंक्रीज़ कर रहा है। किस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है? अ कंपनी इंक्रीज़ेज़, ये सेंटेंस है, मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ। अ कंपनी इंक्रीज़ेज़ सेलिंग, ठीक है? अ कंपनी इंक्रीज़ेज़ सेलिंग प्राइस। एक कंपनी है, उन्होंने अपना सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ किया। अब वो यहाँ पे क्या देगा? आपको एक ट्विस्ट देगा, लिखेगा व्हाइल, ठीक है? व्हाइल क्या करेगा? व्हाइल डिमांड, व्हाइल डिमांड रिमेन्स, ठीक है? अब इस चीज़ को आपने समझना है। व्हाइल डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड चूँकि चेंज नहीं होता, अब डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड सिनेरियो आपको उसने दे दिया। अब सवाल वो आपसे पूछेगा। सवाल ये है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट, या व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। अब दोबारा से सवाल को आप देखें, एक लॉजिकल बेस्ड सवाल आपने दे दिया। एक कंपनी एक्स वाई जी, वो क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। किस चीज़ को इंक्रीज करता है? अपने सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करता है, वाइल पीछे से जो उसकी डिमांड है वो डिमांड अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है डिमांड। अब ये सवाल आपको कोर्स नहीं दिया, आपसे पूछता है कि अफेक्ट क्या होगा इसका। अब इसका अफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज वो आपको ए में देगा कि हाँ, इंक्रीज होगा जी। बी में वो आपको देगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन,
सी में वो आपको दे सकता है कि इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। इसमें डी में वो आपसे देता है नो अफेक्ट। तो इस पे आपने सोचना है। मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। इसका आंसर क्या है आपके साथ? थैंक यू सो मच।